हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले लेक्चर्स में हमने चेन सर्वेइंग में यूज़ होने वाले जो सहायक उपकरण होते हैं, जो हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में बिल्कुल नए टॉपिक से पहचान करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एरर्स इन सर्वेइंग। आपका जो पहला चैप्टर था, जो आपका दूसरा चैप्टर था चेन सर्वेइंग का, ये उसका लास्ट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें सर्वेइंग में आने वाले प्रत्येक टाइप के एरर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम यह जानेंगे कि सर्वेक्षण में कितने प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती हैं, कितने प्रकार के एरर्स हो सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता है। तो होने को कुल चार टाइप्स में जो है सर्वेइंग में होने वाले एरर्स को क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन आज हम उनमें से सबसे पहला और सबसे कॉमन एरर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत से मैं शुरू करता हूँ। द एरर्स इन सर्वेइंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सर्वेक्षण में त्रुटियों को कई श्रेणियों में भागा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एरर्स, यानी धनात्मक त्रुटियाँ। ठीक है, तो धनात्मक त्रुटियों से मेरा मतलब है वह एरर्स जो धनात्मक प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आप सर्वेइंग करते समय कोई भी ऐसी मेजरमेंट का काम कर रहे हैं और किसी न किसी कारण से जो भी मेजरमेंट की वैल्यू आपकी आई है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक चेन की हेल्प से कोई लेंथ को मेजर कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास x मीटर्स की चेन है, यानी जो चेन की स्टैंडर्ड लेंथ है वो x मीटर होनी चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह चेन की लंबाई जो है, जो वास्तविक लंबाई है, वह उसकी मानक लंबाई x मीटर से कुछ छोटी हो जाती है। ठीक है, यह बहुत कारणों से हो सकता है। ठीक है, कारणों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने इमेजिन करना है कि चेन अपनी मानक लंबाई से छोटी है। तो जब आपको किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसी चेन की सहायता से मेजर करेंगे, और एट लास्ट जब आप टोटल मेजरमेंट कर लेंगे तो आपकी चेन में जितना भी एरर स्टार्टिंग में था वह एरर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितनी बार आप उस चेन को रिपीट करते हैं, यानी जितनी बार आप उस चेन को पलटते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट जो एक्चुअल लेंथ मेजर करनी थी उस लेंथ को मेजर करने की जगह आप उससे लेस लेंथ को मेजर करेंगे। तो करेक्शन लगाने के लिए आपको अपने एरर की वैल्यू को नंबर ऑफ रिपीटिशंस के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसको अपनी मेजर्ड लेंथ में जोड़ना पड़ेगा। यानी पॉजिटिव एरर्स वे एरर्स होते हैं जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और जिनको करेक्ट करने के लिए हमें मेजर्ड वैल्यू में, यानी मापी गई मात्रा में हमें उस त्रुटि को जोड़ना हो, यानी ऐड करना हो, यानी उसका धनात्मक उसको एडिशन करना हो। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स जो हैं जिनको ऐड करके, जिनको मेजर्ड वैल्यू में ऐड करके हम एक्चुअल वैल्यू का पता लगाते हैं, वे एरर्स पॉजिटिव एरर्स कहलाते हैं, यानी धनात्मक त्रुटियां कहलाती है। मैं एक बार इसे पढ़ दूंगा। द एरर्स विच आर ऑफ पॉजिटिव नेचर आर कॉल्ड पॉजिटिव एरर्स। ठीक है, दे लीड टू ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो जो एक्चुअल मेजर्ड क्वांटिटी है ये उसमें कमी का मुख्य कारण होते हैं। द पॉजिटिव एरर हैज़ टू बी एडेड टू द मेजर्ड वैल्यू टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। यानी इन त्रुटियों को मापी गई मात्रा में जोड़ करके हम वास्तविक मात्रा की गणना करते हैं। दे आर डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन बिफोर द वैल्यू। यानी इन त्रुटियों को मापन मूल्य से जोड़कर त्रुटि का संयोजन किया जाता है, एवं इन्हें दर्शाने के लिए प्लस साइन का, यानी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके आने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? चेन या फिर फीता जिसकी सहायता से आप मेजरमेंट का काम कर रहे हैं उसका अपनी मानक लंबाई से छोटा होना। ठीक है, चेन अथवा फीते का अपनी मानक लंबाई से छोटा होना। दूसरा इसका कारण हो सकता है चेन अथवा फीते में झोल के कारण मापी गई मात्रा में कमी का आना। ठीक है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, चेन एक बहुत ही हैवी इक्विपमेंट है, एक बहुत ही भारी उपकरण है। जब आप इससे कार्य करते हैं तो झोल का आना बिल्कुल श्योर होता है, यानी झोल आता ही आता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो एरर उत्पन्न होता है जरीब में
होने वाले झोल के कारण वह एरर धनात्मक त्रुटि यानी पॉजिटिव एरर कहलाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो कॉजेज डिस्कस किए हैं। पहला, जरीब का अथवा फीते का अपनी मानक लंबाई से छोटा होना, और दूसरा उसमें झोल का उत्पन्न होना। तो इन दो सिचुएशंस को मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल से क्लियरली आपको दिखा रखा है। तो हम पहले देखते हैं जरीब का अथवा फीते का अपनी मानक लंबाई से छोटा होने पर किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब पेपर में क्योंकि मैं आपको पूरी जरीब नहीं दिखा सकता, तो मैंने यहाँ पर जरीब की जगह एक छोटा सा 10 सेंटीमीटर का स्केल लिया है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है, और मुझे जो वास्तविक दूरी दी गई है नापने के लिए वह है 100 सेंटीमीटर, यानी मुझे 100 सेंटीमीटर की दूरी नापनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपने जिस दुकान से ये स्केल खरीदा, स्केल में पूरे 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक जो है तंतु अंकित हैं, सारे ग्रेजुएशंस अंकित हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो ये स्केल 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन मान लेते हैं किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण यह स्केल में जो 10 सेंटीमीटर की मार्किंग है ये एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर ना होकर के केवल 9 सेंटीमीटर है, यानी ये जो स्केल की वास्तविक लंबाई है वह 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मानक लंबाई कितनी हो जाएगी स्केल की? 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो वास्तविक लंबाई है, मानक लंबाई 10 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई है 9 सेंटीमीटर, यानी कुल मिलाकर के मेरी स्केल में कितने का तो एरर है? 1 सेंटीमीटर का एरर है, जो कि छोटा है, यानी 1 सेंटीमीटर स्केल मेरी छोटी है। अब मानते हैं कि आपको 100 सेंटीमीटर दूरी नापने को कही गई। ठीक है, तो आपके अनुसार 10 सेंटीमीटर की स्केल की सहायता से 100 सेंटीमीटर नापने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप इस स्केल को अपने शुरुआती बिंदु पर रख करके इसको 10 बार जब आप रोटेट करेंगे, यानी 10 बार जब इस स्केल को आप पलटेंगे, तो 10 इंटू 10 100, तो टोटल 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप नाप लेंगे। ठीक है ना, तो होता क्या है, क्योंकि स्केल 1 सेंटीमीटर छोटी है, आपने अपनी स्केल को 10 बार पलटा और कितना एक्चुअल वैल्यू मेजर किया, कितनी वास्तविक लंबाई आपने नापी, वो है 9 इंटू 10, दैट इज 90 सेंटीमीटर। नापने के लिए आपसे कहा गया था 100 सेंटीमीटर, और त्रुटि के कारण आप कितना नाप पाए? केवल और केवल 90 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के टोटल एट द एंड ऑफ द वर्क, यानी कार्य की समाप्ति होने पर टोटल कितनी एरर आ गई? 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 100 माइनस 90 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो स्केल में जो एरर है, अब स्केल की जगह आप फीता भी बोल सकते हैं, जरीब भी बोल सकते हैं, जो भी आपका उपकरण है उसमें जो एरर है वो कितने का है, उसको दर्शाने का तरीका क्या है? +1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो आपने टोटल 90 सेंटीमीटर मेजर किया ये तो गलत है, लेकिन इसको सही करने के लिए, इस त्रुटि का संयोजन करने के लिए, यानी इस एरर को करेक्शन करने के लिए आपको 1 सेंटीमीटर को, जितनी बार आपने इस उपकरण को पलटा है, जरीब अथवा फीते अथवा स्केल को, आपको 1 सेंटीमीटर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके, हमने यहाँ 10 बार पलटा, तो टोटल एरर कितने का आ गया? 1 इंटू 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। तो 10 सेंटीमीटर्स को हमें 90 में ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें अपने मापन की एक्चुअल वैल्यू दैट इज 100 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखें, धनात्मक त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब उपकरण अपनी वास्तविक यानी मानक लंबाई से छोटा होता है। ठीक है ना, उपकरण अपनी मानक लंबाई से छोटा होता है, तब जो एरर उत्पन्न होता है वो धनात्मक त्रुटि कहलाती है, क्योंकि उसके संयोजन के लिए यानी उसके करेक्शन के लिए हमें एरर की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू पर ऐड करना होता है। ठीक है, अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं जहां पर झोल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर नीचे मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं एक जरीब है, एक चेन है जो कि बिल्कुल सीधी है, यानी बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में रखी हुई है, लेकिन दूसरी स्थिति में यही जरीब झोल वाली अवस्था में रखी गई, यानी जरीब में झोल है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मान लीजिए दोनों ही जरीबें 20 मीटर लंबी हैं। ठीक है ना, दोनों जरीबें 20 मीटर लंबी है, तो पहली स्थिति में जरीब को बिल्कुल सीधा खोल कर रखा गया है। ठीक है, तो वास्तविक दूरी जो नापी है इस हैंडल से लेके इस अंतिम हैंडल तक वो हो जाएगी 20 मीटर। लेकिन दूसरी स्थिति में जहां जरीब में झोल आया हुआ है, तो जरीब का जो दूसरा सिरा है, जो दूसरा हैंडल है, वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा पीछे आ गया है, यानी
जो 20 मीटर नापना चाहिए था, झोल के कारण वह 20 मीटर ना होकर के 20 मीटर से कुछ कम आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम सैग करेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है d²/2l, पर इसके बारे में मैं आपको न्यूमेरिकल करते समय आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि झोल के कारण यानी सैग होने की वजह से क्यों मेरे डिस्टेंस में जो एरर है वो पॉजिटिव नेचर का है। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर एरर की वैल्यू आई है, एरर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा रखा है, आप देख सकते हैं इस चिन्ह से मैंने दिखा रखा है यहाँ पे एरर कितना है। तो इस वैल्यू को जब मैं अपनी वास्तविक दूरी, ये मेरी वास्तविक नापी गई दूरी है, ठीक है ना, जब अपनी वास्तविक दूरी में मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे अपनी करेक्ट डिस्टेंस यानी सही दूरी का अनुमान हो पाएगा, यानी सही दूरी में ज्ञात कर पाऊंगा। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से धनात्मक प्रकृति की त्रुटियां आती हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह, बिल्कुल इसके विपरीत हमारे पास ऋणात्मक प्रकृति की त्रुटियां होती हैं, जहां पर स्केल, फीता अथवा जरीब अपनी मानक लंबाई की तुलना में ज़्यादा अधिक लंबा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कम होने की जगह ज़्यादा नाप बैठेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये स्केल 10 सेंटीमीटर की ना होने की जगह 11 सेंटीमीटर की है, हमारी इस स्थिति में यह 9 की थी, अगली स्थिति में यह 11 सेंटीमीटर की है, पर आपके मानक अनुसार यह स्केल 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो जब आप 100 सेंटीमीटर नापेंगे, स्केल को 10 बार पलटेंगे, जो 1 सेंटीमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर की कमी के साथ आई थी, अब वह 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी के साथ दिखाई देगी, यानी आप 100 सेंटीमीटर की जगह 110 सेंटीमीटर नाप बैठेंगे। तो करेक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर्स को आप अपनी मेजर्ड वैल्यू से माइनस करेंगे और अपनी सही दूरी का अनुमान लगा पाएंगे। तो इस तरह की जो एरर्स होंगी वो नेगेटिव एरर्स कहलाएंगी, यानी ऐसी त्रुटियां जिनके संयोजन के लिए हमें मापी गई मूल्य से यानी मापी गई मात्रा से त्रुटि को सब्ट्रैक्ट करना पड़े, माइनस करना पड़े, वे त्रुटियां ऋणात्मक प्रकृति की त्रुटियां कहलाती हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पॉजिटिव एरर की ये थ्योरी यहाँ पर लिख रखी है, आपको बिल्कुल इसी के विपरीत नेगेटिव एरर्स की थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप आज के इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स के अलावा और दो टाइप के एरर्स होते हैं, जिसे हम क्यूमुलेटिव एरर्स यानी संचयी त्रुटियां और प्रतिकारी त्रुटियां यानी कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। अगले आने वाले लेक्चर में हम संचयी और प्रतिकारी त्रुटियां दैट इज क्यूमुलेटिव और कंपनसेटिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके आज के इस टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।